हेलो दोस्तों, लेट्स लर्न विद अमर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए जानते हैं कि टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वह है परिवार एवं मित्र। दोस्तों, इस अध्याय में इस टॉपिक में हम पहले परिवार उसके बाद मित्र के बारे में एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी लोग परिचित हैं। परिवार के अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं। आइए बारी बारी से उसको समझते हैं। सबसे पहला है कि परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण शब्द है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि फैमिली का हिंदी शब्द क्या होता है। फैमिली का हिंदी अर्थ परिवार होता है और परिवार को ही अंग्रेजी में फैमिली कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आगे लिखा है कि फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलर शब्द से लिया गया है। यानी कि फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति है वो फैमुलर शब्द से हुआ है। लैटिन भाषा में फैमुलर शब्द का अर्थ नौकर होता है, लेकिन यह केवल लैटिन भाषा तक ही सीमित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि परिवार शब्द ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि सम्मिलित होते हैं। यानी कि दोस्तों, जब हम परिवार का नाम लेते हैं तो परिवार में माता पिता बच्चे अन्य सदस्य दादा दादी चाचा चाची ये सब सम्मिलित हो जाते हैं। उसका अगला पॉइंट है कि साधारणतः शब्दों में यदि हम कहें तो विवाहित जोड़े को ही परिवार की संज्ञा दी जाती है, परंतु यह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सही नहीं है। यानी कि दोस्तों, अगर हम ऐसे बात करें तो जो लोग विवाहित हैं उन्हें ही हम क्या करते हैं, परिवार के ऊपर संज्ञा देते हैं। लेकिन समाजशास्त्री लोग इसे नहीं मान रहे हैं। समाजशास्त्रियों का कहना है कि परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है। ऐसे में यदि किसी एक का भी अभाव हो तो वह परिवार ना होकर के गृहस्थ का रूप लेता है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ होते हैं, परंतु सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं। अब दोस्तों, समाजशास्त्री लोग जो हैं उनका कहना है कि जो परिवार होते हैं उनमें पति पत्नी और उनका बच्चे का होना अनिवार्य होता है, तभी वह परिवार कहलाएगा। अब यदि परिवार में अगर इनमें से किसी एक का भी अभाव हो तो वह परिवार ना होकर के गृहस्थ का रूप ले लेता है। और शायद इसलिए यह कहा भी जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ होते हैं, परंतु सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम परिवार के द्वारा ही बालकों का समाजीकरण होता है। परिवार से ही बालकों का प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। कहने का अर्थ है दोस्तों, एक बच्चे का जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वह परिवार से ही होती है। सर्वप्रथम परिवार से ही एक बच्चे का समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और परिवार से ही बालकों का प्रारंभिक शिक्षा भी शुरू होता है। यानी कि दोस्तों, समाजीकरण एक शब्द आ गया है कि सर्वप्रथम परिवार के द्वारा ही बालकों का समाजीकरण होता है। समाजीकरण का अर्थ हो गया कि सामाजिक गतिविधि में जो कुछ भी गुण अवगुण होते हैं या सामाजिकरण के अंतर्गत जो भी गुण होते हैं वो सर्वप्रथम उस बच्चे को उसके परिवार के द्वारा ही दिया जाता है। आपने ऐसा कहते सुना भी होगा कि जैसा परिवार के सदस्य होंगे वैसे ही तो बच्चे होंगे। तो दोस्तों, परिवार में ही बालकों की प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट होती है। तो जिस तरीक़ा से परिवार की स्थिति होगी, वातावरण होगा, व्यवहार होगा, उसी प्रकार से बच्चे का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं कि परिवार के द्वारा ही बालक प्रेम, सहयोग, अनुशासन, गुण अवगुण आदि सीखता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज में परिवार एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण समूह है। यानी कि दोस्तों, परिवार में ही बालक प्रेम, सहयोग, अनुकरण, अनुशासन, गुण अवगुण ऐसे सीखता है। कहने का अर्थ यह हो गया कि यदि परिवार में हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अच्छे गुण दे, तो बच्चे वही चीज़ अनुकरण करके सीख जाते हैं। तो यह परिवार जो है वह बच्चे का प्रथम पाठशाला हो गया। जैसे परिवार के सदस्यों के लोग उनके साथ व्यवहार करेंगे या एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, उन्हीं का अनुकरण बच्चे भी करेगा। तो बच्चे उन्हीं का अनुकरण करके उनसे सीखते हैं। अब यदि परिवार के सदस्य में प्रेम की भावना अधिक हो, लोग एक दूसरे से प्रेम से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए यह जो परिवार है समाज में अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण समूह का रूप है। अगला पॉइंट है कि महान समाजशास्त्री में
मैकावर एवं पेज ने, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है कि महान समाजशास्त्री मैकावर एवं पेज ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को जनन एवं पालन पोषण की उचित परिवार के कार्य। देखिए, मैकावर एवं पेज ने परिवार के कार्य को निम्न दो भागों में बांटा, यानी कार्यों के आधार पर परिवार को दो भागों में बांट दिया है। एक में है आवश्यक और दूसरा है अनावश्यक, यानी आवश्यक और अनावश्यक क्रियाकलाप या कार्य के रूप में उन्होंने बांट दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आवश्यक कार्य क्या होते हैं। देखो, नाम से ही स्पष्ट है, आवश्यक, जो जरूरी हो करना वही तो आवश्यक होता है। तो मैकावर एवं पेज ने आवश्यक कार्य के अंतर्गत उन्होंने निम्न बिंदुओं को सम्मिलित किया है, यानी कि दोस्तों यह घर से संबंधित सभी गतिविधियों को सम्मिलित कर दिया है। इसमें से कुछ बिंदु मुख्य रूप से आ रहे हैं, जैसे कि आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप। अब बात आती है कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है। देखिए, हर किसी भी व्यक्ति की, या हम हो या आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, आर्थिक स्थिति के अंतर्गत उन्हें तीन चीज़ों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो प्रत्येक परिवार को यह कर्तव्य बन जाता है कि वह आर्थिक रूप से अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को पूरी तरह से देख रेख करे, ध्यान रखे, यानी उसे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए एक मकान उपलब्ध करा दें। अगला पॉइंट आ रही है शैक्षणिक क्रियाकलाप। देखिए, शैक्षणिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम शिक्षण से संबंधित क्रियाकलाप। प्रत्येक परिवार के सदस्य का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने की बात करे। शैक्षणिक क्रियाकलाप के अंतर्गत दिया गया, यानी कि अब जैसा शिक्षित होगा परिवार, उसी तरह से उसका बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यह एक कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए उन्हें शिक्षित करवाएं। अगला हो गया लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप। ये भी परिवार का एक हिस्सा ही है, एक आवश्यक कार्य ही है। उसके बाद आ रहा है दूसरा पार्ट, यानी कि अनावश्यक कार्य। देखिए, मैकावर एवं पेज महोदय ने अनावश्यक कार्य के अंतर्गत मनोरंजन से संबंधित अगला पॉइंट है परिवार की विशेषता। परिवार की अनेक विशेषताएं होती हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे कि वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई, वैवाहिक अनिवार्यता इत्यादि। सबसे पहले आ रहा है वंशानुगत संबंध। देखिए, वंशानुगत संबंध क्या होता है। ये वंशानुगत संबंध जो है प्रत्येक परिवार की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, क्योंकि जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनके बीच एक वंशानुगत संबंध होते हैं, तथा कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर आगे बढ़ते हैं, या उससे हम कह सकते हैं कि प्राप्त होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है। उसके बाद है सामाजिक संस्था। ये सामाजिक संस्था ये भी परिवार की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रत्येक परिवार सामाजिक संस्था की एक मौलिक इकाई के रूप में कार्य करती है। उसके बाद है वैवाहिक अनिवार्यता। वैवाहिक अनिवार्यता भी परिवार की एक प्रमुख विशेषताएं होती हैं, क्योंकि इसके द्वारा परिवार के वंश में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है परिवार का वर्गीकरण। देखिए, सामान्य रूप से परिवार के दो वर्ग होते हैं, एक एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है। एकल परिवार ऐसे परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं, यानी कि ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी हो और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है कि आजकल इस तरह के परिवार की संख्या अधिक बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे परिवार में कुरीतियाँ एवं आलस का अभाव होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, वह कलह की संभावना नहीं रहती है। यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई होती हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों कि एकल परिवार के ऐसे परिवार होते हैं जिनमें पारिवारिक सदस्यों के बीच आपस में किसी प्रकार की कोई कलह नहीं होगा, आलस नहीं रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच किसी तरह के कुरीतियाँ नहीं होगा। यह सब चीज़ों का क्या होता है, उनमें अभाव होता है। यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई होते हैं। यह संयुक्त परिवार मतलब संयुक्त परिवार का ही एक लघु, एक छोटा इकाई होता है।
आगे हम बात करते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार ऐसे परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, वर वधू एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि एक साथ संयुक्त रूप से एक ही घर में निवास करते हैं। इसमें आदर्श नागरिकों के गुणों का विकसित होता है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होते हैं जिनमें माता पिता, उनके बच्चे, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो, चाचा चाची, दादा दादी आदि सभी लोग एक ही घर में निवास करते हैं। वो भी मिलजुल कर एक दूसरे से प्यार से, सहानुभूति से मिलजुल कर रहते हो, तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। ऐसे परिवार में आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है और सामाजिक सुरक्षा की भावना भी विकसित होती है, और साथ ही श्रम विभाजन की व्यापक सुविधा रहती है। श्रम विभाजन मतलब कामकाज का भी विभाजन एक दूसरे में रहती है कि प्रत्येक लोग अपने अपने अधिकार, अपने अपने उत्तरदायित्व को समझ रहे होते हैं कि हमको ये काम करना है, हमको ये काम करना है, ठीक है। लेकिन एक बड़ी बात है कि इसमें आपसी कलह के भी संभावनाएं होती हैं, ठीक है, और आलस का भी इसमें गुंजाइश रहता है। ये होता ना कि संयुक्त परिवार है तो ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं ये छोड़ देता हूँ, आगे वाला कर लेगा, वो कर लेंगे, हमारे चाचा कर लेंगे, चाची कर लेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर कार्य सौंप देते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह के भी इस परिवार में आपसी कलह या आलस की भावना। अगला जो पॉइंट है वह है परिवार का महत्व। परिवार के महत्व को हम कुछ बिंदुओं द्वारा समझते हैं। सबसे पहला बिंदु है इसमें कि परिवार वह स्थान है जहां सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण होता है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि परिवार ही वह ऐसा स्थान है, एक वैसा जगह है जहां पर सर्वप्रथम सभी बच्चे का समाजीकरण होता है। सभी बच्चे का समाजीकरण उनके परिवार में ही होता है, यानी कि सर्वप्रथम उनके परिवार के द्वारा ही बच्चे का समाजीकरण किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी भी बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति उस परिवार के बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। कहने का अर्थ है कि अगर परिवार की सामाजिक स्थिति बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर भी उसका अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जिस परिवार का समाज में स्थिति बहुत ही बढ़िया है, समाज में अच्छे तरीक़ा से रह रहे हो, एक दूसरे से बीच अच्छे संबंध से रह रहे हो, एक दूसरे से अच्छे से बातें कर रहे हो, सहानुभूतिपूर्वक रह रहे हो, तो उनके परिवार के बच्चे के ऊपर भी इनका अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छा विकास होता है, यानी कि उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि माता पिता के स्वस्थ और उनकी शारीरिक संरचना का प्रभाव भी उनके बच्चों पर पड़ता है। सही बात है कि जो माता पिता का स्वस्थ और उनके शारीरिक संरचना वंशानुगत के अकॉर्डिंग हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि वह माता पिता के स्वस्थ, अब कह रहे हैं कि माता पिता के स्वस्थ, यदि माता पिता परिवार में स्वस्थ रहे हो तो उनके बच्चे भी स्वस्थ होते हैं। अगर उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनका प्रभाव भी उनको देखने को मिलता है। यह वंशानुगत के कारण भी हो सकता है। अगला पॉइंट है कि बालक के पूर्ण विकास के लिए उचित वातावरण उपलब्ध करवाना परिवार की जिम्मेदारी होती है। सही बात है भैया। अब बालक के पूर्ण विकास के लिए आपको तो अच्छा से अच्छा वातावरण, अच्छा से अच्छा माहौल क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी बच्चों के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। आर्थिक स्थिति वही रोटी कपड़ा मकान, ये भी परिवार के बच्चों के लिए अच्छे तरीक़ा से होने चाहिए, तभी उनके विकास पूर्ण रूप से हो सकता है। अगला पॉइंट है कि माता पिता की शिक्षा या परिवार के अन्य सदस्यों की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक है कि जिस परिवार में माता पिता शिक्षित हो या परिवार के अन्य सदस्य कोई शिक्षित हो, तो उनके बच्चों के ऊपर भी उनका अच्छा तो माता पिता की शिक्षा भी बच्चों के मानसिक विकास के ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है। अगला पॉइंट है
परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे संबंध भी बच्चे के विकास में सहायक होते हैं। स्वाभाविक है, सभी परिवार सदस्यों के बीच अच्छे संबंध हो तो बच्चे के विकास के लिए ही अच्छा ही होगा। फिर अगला पॉइंट है कि मानसिक विकास में बालक के भाषा विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें उसके परिवार की मुख्य भूमिका होती है। यानी भाषा के विकास के लिए भी